हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, लास्ट वीडियो तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली है क्या चीज़? जैसे हमने 10th क्लास में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा होगा, नहीं याद आ रहा तो एक बार मैं याद करा देता हूँ इस चीज़ को। क्या चीज़ थी कि जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती थी कि अगर हमारे पास में कोई भी मैग्नेट होता था तो इस मैग्नेट से हम कहते थे कि सर बाहर की तरफ में आउटवर्ड डायरेक्शन में या इनवर्ड डायरेक्शन में क्या होती थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जनरेट होती थी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताती थी? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती थी कि किसी भी मैग्नेट के पास में चारों तरफ में अगर किसी दूसरे मैग्नेट को रखा जाए तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी और वो किस तरीके से, किस डायरेक्शन से, पाथ से फॉलो करते हुए जाएगा, है ना। अब सपोज करो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, इसके आगे हमने कोई एरिया रख दिया, कोई एनक्लोज्ड एरिया, कोई भी प्लेन एरिया रख दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया के परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ निकलेंगी। इस एरिया को पार करते हुए भी ये निकलेंगी। ठीक है, तो इस एरिया, सपोज करो मैंने कहा ये टोटल एरिया था ए। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि टोटल ए एरिया को पास करने वाली जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी, इनको हम क्या कहते थे? इनको हम कहते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी एरिया को, इनक्लोज्ड एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते थे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आ जाएं अगर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या डिफाइन करेगा? सपोज करो हमारे पास में ये हमने एक एरिया लिया हुआ है। ठीक है, कोई भी किसी भी शेप का एरिया लिया हुआ है, उसका टोटल एरिया मैं मान लेता हूँ कि कंप्लीट एरिया मैंने मान लिया ये है ए, कैपिटल ए। ठीक है, तो अब सपोज करो यहाँ पर कहीं पर भी मैंने नीचे की तरफ में कोई क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, तो हम जानते हैं कि अगर चार्ज प्लेस किया है आपने तो उसको वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, अगर मैंने कहा कि ये प्लस क्यू चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी, बाहर की तरफ निकल कर जाएंगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल कर जाएंगी। अब हम कह रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में कहीं पर भी आप अगर एक एरिया को प्लेस कर देते हैं, तो एरिया प्लेस करने पर क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इस एरिया से होते हुए पास होंगी, इस एरिया से होते हुए पास होंगी। तो ये कहता है कि जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इस एरिया ए से पास हो रही हैं, वो सभी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या कहलाती हैं? उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी देखना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या लिखा है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। क्या कह रहा है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, इसी किसी भी सरफेस से पास होने वाली जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। इसे हम जो फाई है, फाई का सिंबल है PHI, फाई, इस फाई सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि हमने जो चार्ज लिया था उस चार्ज की कोई ना कोई इंटेंसिटी होगी। हमने मान लिया कि वो चार्ज की जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी? अगर चार्ज हमने Q मान लिया तो उसकी मान लो इंटेंसिटी E थी। ठीक है, तो वापस से मैं ये डायग्राम बना देता हूँ समझने के लिए। सपोज करो हमने ये कोई भी रैंडम शेप का एरिया ले रखा है। सपोज करो ये हमने कोई भी रैंडमली एक एरिया ले रखा है, उसका टोटल एरिया हमने मान लिया ए है। ठीक है, और यहाँ पर कोई चार्ज मैंने प्लेस कर दिया Q, तो ये Q चार्ज प्लेस कर दिया तो यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास होंगी। तो ये पर्टिकुलर इसकी कोई ना कोई इस पॉइंट पर यहाँ पर आकर कोई ना कोई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी होगी, इंटेंसिटी होगी। तो ये कह रहा है कि मान लो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो कैपिटल E से हम डिनोट करते हैं। तो उस केस में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी या फिर जो टोटल फ्लक्स जो पास होगा इस कैपिटल ए एरिया से, वो किसके बराबर होगा? उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं फाई, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब सपोज करो सपोज करो
ये जो फाई है, ई है और ए है, फाई तो हमने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डिफाइन जब हम करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, इसने कहा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन से इसके अंदर कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स इज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर जो हम प्रोडक्ट करेंगे ई का और ए का, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, जिसकी डायरेक्शन हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से चलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, अब ए जो है यहाँ पर, ये ए पूरा एरिया वेक्टर हम कंसीडर करते हैं। अब एरिया वैसे तो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन हम यहाँ पर वेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, तो जो भी एरिया होता है, देखो सपोज करो अगर हम यहाँ पर इस ये पूरे एरिया में से कोई एक एलिमेंट्री एरिया ले लें, तो इस एलिमेंट्री एरिया में इसकी जो सरफेस होगी ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन में हम जाएंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने पर जो इसकी एरिया की जो वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू होगी इसकी एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर। ठीक है, तो अगर कोई कभी भी आपके सामने ये कहता है कि एरिया वेक्टर यूज़ करना है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, जो भी एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलरली होता है। आगे बात समझ में, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलरली होता है, हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्ट किया जाता है। तो अगर सपोज करो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एरिया वेक्टर हमें कंसीडर करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया वेक्टर कंसीडर करने का मतलब हो गया कि इसकी जो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम इसको कह रहे हैं कि एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी ले ली और ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी ले ली, तो दो वेक्टर क्वांटिटी से एक स्केलर क्वांटिटी कब मिलती है, तो जब हम जानते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी हमें तभी मिल सकती है जब उन दोनों के बीच में एक स्केलर प्रोडक्ट हो। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो फाई है, फाई इज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, या इसको हम और एलेबोरेट करके लिखें तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर 11th क्लास का याद हो तो हमने ये देखा था कि अगर दो क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उस केस में उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, वेयर ई इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड कॉस थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। तो सपोज करो सपोज करो कि एरिया वेक्टर तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलरली है, लेकिन ई वेक्टर जो है वो इससे थीटा एंगल इस तरीके से बनाते हुए जा रहा है, तो ये है ई वेक्टर। ठीक है, तो ई और ए के बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल इसका क्या कहलाएगा, ये एंगल बनेगा थीटा। क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दें। तो सपोज करो ये मैंने एलिमेंट्री एरिया ले लिया, इस एलिमेंट्री एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर हमने ले लिया डी ए वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर बन गया। अब सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये जो एंगल है यही एरिया एंगल जो हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो अब देखो सीधी सी बात है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ई और ए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस केस में फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन फाई विल बी इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा ई वेक्टर सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
तो इस केस में हमारे पास में फाई यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिंपली क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम ये कब होगी, इसका मतलब किसी भी सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होगा, तो हम कहेंगे कि सर मैक्सिमम तभी होगा जब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, या फिर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तभी हम कहेंगे कि इनके बीच का जो पास होने वाला फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। ओके, अब सपोज करो हम कह रहे हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री किस केस में हो सकता है, सपोज करो ये एरिया है, तो एरिया का एरिया वेक्टर ये हमने कहा ये डी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से चल रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से आ रहा है। तो अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक दूसरे के एंगल जो है 90 डिग्री हो रहा है। या फिर हम कहें ये जो सरफेस एरिया है, सिंपली सरफेस एरिया की डायरेक्शन नहीं की मैंने, यहाँ पे मैंने कहा है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल होंगे तो उस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। या फिर दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोथ आर पैरेलल बोथ आर परपेंडिकुलर, देन थीटा विल बी 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, इफ okay if E and the surface area both are parallel to each other, or in other words electric field E and area vector are perpendicular to each other, then the flux कितना हो जाएगा, will be, उस केस में फ्लक्स जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले के अंदर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो पास ही नहीं हो रहा है, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जा रही है इसी के अपोजिट एक और केस होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो एरिया की डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट हों एक दूसरे के। तो जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे तो उस केस में क्या होगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, और जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। तो कॉस 180 -1 होता है, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इंटू नेगेटिव ऑफ ई इंटू ए। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये मिनिमम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फ्लक्स है ये मिनिमम अमाउंट में पास हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम कैसे कैसे अलग अलग एरिया के रेस्पेक्ट में या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे कैसे उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेयर। तो हमने एक स्फेयर बना लिया, ये स्फेयर का रेडियस हमने मान लिया कि आर है, इसके सेंटर पे हमने कोई चार्ज यहाँ पर सेंटर पर चार्ज क्यू प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है टेकिंग आउटवर्ड नॉर्मल एज अ पॉजिटिव। तो ये कह रहा है कि सरफेस के आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो रहेगी उसको अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लें, पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलें, तो फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फेयर, ऑफ नहीं है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
through the surface of the sphere due to the enclosed charge। तो अब ये कह रहा है कि अगर Q चार्ज ये जो स्फेयर है इसके सेंटर पर रखा हुआ है, तो एक तरीके से स्फेयर ने Q चार्ज को एनक्लोज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर एक कोई एलिमेंट्री एरिया है dA वेक्टर। तो जो dA वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्या होगा, इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो सबसे पहले हम अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को फाइंड आउट करना चाहें तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी E वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना होता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इनटू चार्ज कितना था Q डिवाइडेड बाई कितनी डिस्टेंस तक जा रहा है एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है r, तो हम लिख देंगे r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। ई वेक्टर की वैल्यू आ गई 1/4πε0² 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब एरिया वेक्टर हमें पता चल गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया और एरिया वेक्टर यहाँ पर डीए वेक्टर दे रखा है। तो इस डीए वेक्टर से पास होने वाला ये जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, सो द फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास्ड बाय द एलिमेंट्री एरिया डीए एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो उस केस में हम इसको लिखेंगे डी फाई, क्योंकि ये एलिमेंट्री है तो हमने मान लिया ये है डी फाई इज इक्वल्स टू, इस केस में ये हो जाएगा ई वेक्टर इनटू डी ए वेक्टर। ठीक है। अब ये देखें ई वेक्टर यह यहाँ से Q जो है, Q से जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी ये रेडियली आउटवर्ड निकलती है, और रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया कि ये सरफेस के परपेंडिकुलरली बाहर जाएगी। तो जब सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। तो उस केस में इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू डी ए। ठीक है। तो ये तो सिर्फ एलिमेंट्री एरिया के लिए था, लेकिन हमें तो पूरे सरफेस से फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना उसका फ्लक्स पास हुआ। तो उस केस में हम क्या कह देंगे, सो द टोटल फ्लक्स पास्ड बाय द एनक्लोज्ड सरफेस ये कितना हो जाएगा, ये इस पूरे सरफेस के समेशन के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ डी फाई। तो सिग्मा ऑफ डी फाई का मतलब क्या हो गया, हम डी फाई की जो वैल्यू ले रखे थे उसको पूरे को इसको समेशन कर देंगे। तो ये हो गया डी फाई की वैल्यू, इसका सिग्मा लगाने का मतलब हो गया इस पूरे का समेशन हमें करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो 1/4πε0 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। ठीक है। फिर Q चार्ज की जो चार्ज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये भी इसको भी बाहर निकाल लिया। और R जो है ये भी तो कांस्टेंट है, क्योंकि इस रेडियस की जो स्फीयर की जो रेडियस है वो भी तो कांस्टेंट है। लेकिन चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, एरिया पहले एलिमेंट्री लिया था, अब पूरा बड़ा वाला यानी कि सरफेस एरिया पूरा ले रहे हैं। तो इसका मतलब चेंज जो होने वाली चीज़ है वो है एरिया। तो इस केस में हम इसको लिख देंगे सिग्मा ऑफ डी ए। अब सिग्मा डी ए एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा डी ए इस स्फेयर का पूरा एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा का पूरा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बताओ मुझे स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। हम कहेंगे कि सर स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख देंगे 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। क्लियर है। तो अब देखो 4π से ये 4π कैंसिल हो गया, r² से ये r² कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एनक्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना हो गया, हम कहेंगे कि फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0। फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0। तो ये क्या चीज़ है, ये जो हमारे पास में निकल के आया है ये है गाउस लॉ। ये क्या चीज़ है, ये है गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या कहता है
कि अगर किसी इनक्लोज सरफेस में कोई चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे हमने सरफेस स्फेयर लिया था और उसके सेंटर पे हमने प्लेस किया हुआ था क्यू चार्ज को, तो एक तरीके से क्यू चार्ज को स्फेयर ने एनक्लोज किया हुआ है। तो ये कह रहा है कि किसी भी एनक्लोज्ड एरिया के अंदर प्रेजेंट होने वाला जो चार्ज है उससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। ये है बेसिकली गाउस लॉ। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से समझ लीजिए। इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो उनको भी कर लीजिए। थैंक यू।